क्या हूँ मैं और क्या समझते हैं दुनिया वाले, और सब राज नहीं होते हैं बताने वाले। कभी तन्हाई में आके पूछ लेना कि कैसे रोते हैं सबको हंसाने वाले। क्या बात है, बहुत खूब। कहा ना कि संभल मैं यहाँ क्या लेने आया। आपको पता है, मैं कहा जाए कि मैं दिल का सुकून जो मुझे मिलता है वो मुझे यहाँ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो बिल्कुल एक अलग फील्ड से हम आपके बीच लेकर आए हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद तारिक साहब, जो कि बालाजी हुंडई में सेल्स जीएम है बहराइच में। अपनी सेल्स में जो झंडे गाड़ रखे हैं वो शाहजहांपुर हो, लखीमपुर खीरी हो या बहराइच हो, इनका सेल्स में एक अलग नाम है। लोग इनसे वहां पर सीखना चाहते हैं। इनकी जो टीम है वो एक काबिल तारीफ टीम है। और इससे पहले ये शाहजहांपुर में अभिव्यक्ति नाट्य मंच के एक बहुत अच्छे कलाकार थे और मेरे कॉमेडी पार्टनर भी थे। इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस सुहेल सर शाहजहांपुर, बहुत ही जबरदस्त हमारे तारिक भाई ने परफॉर्मेंस दी है। इनका चेहरा देखकर लोग उस टाइम पर हंस दिया करते थे। पिछले साल इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इन्होंने सेल्स में अपने आप को इतना बिल्ड कैसे किया, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इनकी फैमिली में इनकी मदर की डेथ हुई, वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर मोहम्मद तारिक साहब का। वेलकम सर। थैंक यू साहब, तारिक साहब, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि मैं आपके साथ आज लाइव बैठा हूँ और आपके साथ इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो कि हर जगह फेमस आपका प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तारिक भाई, सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि आपने और हमने कॉमेडी करना स्टार्ट की 2009 से। सन 2009 में हम मिले और हमने जो है स्टेज शेयर करना शुरू किया। तो उस टाइम पर आपकी शाहजहांपुर में एक कॉमेडियन की पहचान थी, मैं वहाँ पर जाकर रहना शुरू किया था मैंने। तो मोहम्मद तारिक और शाहिक ये जोड़ी चलती थी। अब आपको कहीं अफसोस होता है, मलाल होता है कि यार वो नाम आज हम शाहजहांपुर की सड़कों पे जब जाते हैं तो लोग हमें, नई जनरेशन हमें पहचान नहीं पाती। आपको और मुझे, हम दोनों को एक नाम से जब भी कोई बुलाया जाता था, तो चाहे आपको आवाज़ दे चाहे हम मुझे आवाज़ दे, तो तारिक और शाहिक ही कहा जाता था कि तारिक और शाहिक कहाँ हैं ये। और आज अफसोस होता है, जाते हैं तो शहर में घूमते हैं तो नई जनरेशन है जो कि आजकल इतना ज़्यादा एक्टिव है मोबाइल में, तो उनको सब चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। एक टाइम ये था कि जिस गली से गुजरते थे उस गली में सिर्फ हमारा और आपका जिक्र होता था। हज़ारों की भीड़ हमें ढूंढती थी कि कब उनका शो आने वाला। जैसे कि आप जानते होंगे, तनवीर खान साहब जो है चेयरमैन साहब और जिला अध्यक्ष भी हैं इस समय मौजूदा समाजवादी पार्टी के, वो हम लोगों का स्पेशली शो देखने के लिए, सिर्फ उतना शो देखने के लिए घंटों वेट करते थे। मोहब्बत थी उनकी एक मोहब्बत, और आज भी उनकी मोहब्बत बरकरार है। वो किसी भी रैली में हो, किसी भी सभा में हो, हजारों लोगों के बीच में अगर वो तारिक को मिलते हैं तो पूछते हैं शाहिक कहाँ है, और जब मुझे मिलते हैं तो पूछते हैं तारिक कहाँ है। शाहजहांपुर की जो जर्नी है उसमें अभिव्यक्ति नाट्य मंच का आपकी जिंदगी में क्या अहम रोल रहा है? जो मुझे निखारा है, जो मुझे चलना सिखाया है, वो अभिव्यक्ति नाट्य मंच शमीम भाई ने, जो कि टाइम नहीं दे पाता था। ये मेरे आगे एक माइनस पॉइंट था कि जब एक अच्छे कैरेक्टर्स मेरे लिए रखे जाते थे, राजेश जी थे, तो हंसौड़ा का एक कैरेक्टर था, उन्होंने मेरे लिए ही उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, तो एटलीस्ट, बट मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाया। टाइम नहीं दे पाना या ज़िंदगी में और उलझने, वो सब चीज़ें थी, नया कुछ सोचने की ज़रूरत, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट वहाँ मैंने टाइम नहीं दे पाया। एटलीस्ट मैंने अभिव्यक्ति नाट्य मंच में टाइम बहुत दिया, बट जब प्ले होता था या कुछ ऐसी चीज़ होती थी कि जब मुझे रोल दिया जाता था, उस रोल को मैं कर नहीं पाता। कोई ऐसा डायलॉग याद हो उस टाइम जो आपको शमीम भाई ने बहुत याद कराया हो और आपने उस टाइम नहीं सुनाया हो, और आज हमारे शमीम भाई इस डायलॉग को सुने? कई बार, एक बार आप भी रहे मेरे साथ में, तो याद होगा शायद कि उनको लगा कि मैं हंस रहा हूँ, मुझे कई चीज़ों पे हंसी आ जाती थी। जब मुझे बड़ा रोल मिल जाता था तो मुझे उनका चेहरा देख के हंसी आ जाती थी, जबकि वो मुस्कुराते नहीं थे। तो मैं, याद होगा कि हंस क्यों रहा है नीच। वो सब लोग भोजन के लिए बैठे हुए हैं जमीन में, और पंडित का जो है, पंडितों का, ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है। तो उसमें शमीम भाई का एक डायलॉग था कि वो, उन्हें हर जगह रैदास नजर आता था, तो वो रहा रैदास, तो वह तारिक बैठा हुआ था सामने, तो उन्हें कहना था वो रहा रैदास, लेकिन ये वहां पर बैठकर हंस रहा था। शमीम भाई बोले तू फिर हंसा नीच। याद है मुझे। और प्ले चल रहा है बाकायदा, बीएनए लखनऊ में हमारा स्टेज शो चल रहा है, और वो और स्टेज कह रहा है तू फिर हंसा नीच, रैदास चला जाए यहाँ से। और एक बात शायद आपको याद होगा, जब हम लोग एनएसडी में शो करने गए थे, तो हमारे साथ जितेंद्र राणा थे और एक साथ में पीछे नेपाल था, जो कि नेपाल गौतम बॉलीवुड आजकल एक्टर हैं। तो नेपाल गौतम जस्ट पीछे खड़े थे और हम लोग आगे।
तो नेपाल गौतम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत तेज हाँ। दौड़ता था हर चीज में। तो डायलॉग आया और डायलॉग बोलना था जितेंद्र राणा को, हाँ। ऑन स्टेज वो बोल गए। तो जितेंद्र राणा ने मेरी तरफ पीछे देख के बोले 1 मिनट रुक नहीं सकता था ये। नेपाल रुक नहीं सकता था 1 मिनट, और नेपाल आज भी नहीं रुक रहा है। आज भी नहीं। हमारी शुभकामनाएं है नेपाल भाई के साथ। नेपाल भाई को अल्लाह इसी तरह से कामयाब करे, और कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। कई फिल्मों में है हम लोगों के साथ में, कितने लोग जिन्होंने आज भी अपनी हार नहीं मानी। इवन आप भी हार नहीं मान रहे, जो आप सबसे बड़ी खूबी आपके साथ है कि मैं तो एक तरीके से कहा जाए कि मैं इस इंडस्ट्री से, या ये जो अंदर एक मेरे अंदर कलाकार था वो धीरे धीरे बंद होता चला गया कहीं ना कहीं जिंदगी में। ये घर की ज़रूरतें और कई उलझने रही हैं तो सब आपको पता ही है, मैं पीछे हट गया। लेकिन तारीफ़ काबिल आप हैं कि आज आपने अपने आप को हमें आज भी जिंदा रखा है, आज भी इस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आपसे हिम्मत हमेशा मिली। कोई ऐसा पंच आज तक आपको याद है कि हम दोनों एक्ट कर रहे हों और पहले से वो स्क्रिप्टेड नहीं होता? क्योंकि हमने कभी भी स्क्रिप्टेड किया ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है। इम्प्रोवाइजेशन किया है। इम्प्रोवाइजेशन किया, कभी भी आपने मुझे तैयारी करवाई कि भाई आपको ये लिखना है, आपको ये पढ़ना है, आपने हमेशा मुझसे कोई ऐसा पंच याद है? जो हम लोगों ने शाहजहांपुर में किया था, वो अचानक ही मेरे मुंह से निकला था, जिसका नाम था पोका है। पोका है, आपको शायद याद होगा। वो शाहजहांपुर का जो पुराने लोग थे ना, वो इस सब चीजों को जानते हैं, नई जनरेशन नहीं जानती, जिसमें हमारे डॉक्टर कपूर साहब थे, तो हंसते हंसते फूल गए थे। वो जो पुराने लोग थे वो इस पंच को जानते थे। वो सीन कुछ ऐसे था, मैंने कहा फिल्म का सीन है, तारिक भाई फिल्म चल रही है, सीन चल रहा है, हाँ। और तुम हीरो हो, हाँ। उधर से भाग के आ रहे हो समुद्र के किनारे, तो तारिक भाई बड़े हल्के से बोले माइक पे पोका है, पब्लिक ने कैच कर लिया। और वो पंच जो है वो बहुत दिन तक, कई साल तक हमने कई जगह यूज किया। आपको कभी अफसोस होता है उस रात का कि जिस दिन हम कॉमेडी सर्कस का ऑडिशन देने जा रहे थे और एक रात पहले आप बोले नहीं शायद प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, मुझे नींद आ रही है, और सो गए थे आप? और मुझे याद है कि हम लोग उस स्टेज तक पहुंच गए थे जहां पर कई 1 2 3 4 सीढ़ियां थी, उन सबको पार करके अर्चना पूरण सिंह हमारे सामने बैठी हुई, सुहेल खान साहब थे। तो अचानक ही हम लोगों ने उसको भी क्वालिफाई कर लिया था। साथ में हमारे जस्ट पीछे वो शायद मौसी बन के आता सिद्धार्थ, तो वो साथ था ही। तो एटलीस्ट अगर हम शायद उस समय बहुत ज्यादा सीरियस में, आप तो सीरियस थे ही, और उसी दौरान शायद मेरी अम्मी छत से गिरी थी। उस दौरान भी जब लखनऊ में भी हम लोगों ने अक्षय कुमार वाले में भी ऑडिशन दिया था, उस दौरान अम्मी हमारी हॉस्पिटल में थी, तो कहीं ना कहीं लाफ्टर चैलेंज का तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब भी थे के टाइम। जब बात चल रही शाहजहांपुर की और आपकी पहचान की, तो शाहजहांपुर और आपकी पहचान के बीच में सबसे अहम कड़ी है इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस। हाँ। मिस्टर सुहेल खान साहब, वो कड़ी नहीं है, वो एक तरीके से मुकम्मल जहां है मेरे लिए, जो उन्होंने मेरे साथ किया, और मेरे साथ उन्होंने हर वक्त मेरे साथ एक बड़े भाई के नाते खड़े रहे, और मुझे हमेशा सही रास्ता उन्होंने दिखाया, और आज भी दिखाते हैं। मेरे घर के फैसलों में भी वो रहे हमेशा। कभी भी मेरी मम्मी भी थी तो उनको बुलाती थी, कोई चीज़ पूछना होता था, घर आते थे जाते थे, और ज़िंदगी के जो फैसले थे ना, कई जगहों पर, कई मोड़ पर मैं डगमगाया भी, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि नहीं आपको ऐसे नहीं ये करना। वो जबकि मैं पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर था, तो उनको पता था कि ये आगे नहीं कर, उन्होंने एडवाइस किया कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। एटलीस्ट आज का टाइम ये है कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे उस्ताद सुहेल साहब जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और आज मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और इवन स्टेज पर भी हम लोगों को, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस हमको हर जगह देते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्टेज हो, और हमारे फैसले भी माने जाते हैं। ये तो आपने लास्ट भी देखा होगा कि हमने जो कहा वो माना गया। सुहेल साहब जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, उस्ताद हैं, और उनके साथ जो काम करने का अंदाज है, उनका जो काम करने का अंदाज है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और अभी भी सीख रहे हैं। वो तो एक इंस्टीट्यूट है, सुहेल साहब जो है वो इंस्टीट्यूट है, और वो लोग बदनसीब हैं जो वहाँ से गुजर गए और वापस उनके पास नहीं आते। और आज भी हम 2009 से उनके साथ कंटिन्यू इस तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे हमारे फैमिली के साथ हम लोग रहते हैं, उसी तरह से आज भी हमारा उनके साथ रिश्ता है। अल्लाह पाक सुहेल साहब की उम्र दराज करे, उन्हें अच्छी सेहत दे। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो तारिक भाई का जो कलाकार है वो सिर्फ सुहेल साहब के फंक्शन तक जिंदा रह गया है, उसके अलावा ये स्टेज शेयर नहीं करते हैं। इन्होंने स्टेज से जो है एक तरह से संन्यास ले लिया है। हम लोग बहुत आगे जा सकते थे, इवन कहा जाए कि मैंने आपका साथ नहीं दे पाया, मेरा नहीं, लेकिन मुकद्दर ने मेरा साथ नहीं दे पाया। अब आप किस फील्ड में अपने आप को मानते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर कामयाब हो गया? मुझे लगता है कि, और मुझे लगता भी नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अब सेल्स में
बहुत ज़्यादा महारत है मुझे, मतलब मैं अपने मुँह से तारीफ़ करूँ तो ठीक नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग मुझे व्यूज़ देते हैं, मुझसे कहते हैं कि एक नाम है, अगर पहचान है मतलब ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरी एक पहचान बन चुकी है, जो मुझे अगर जब तुम्हें कोई कॉल करके बुलाए कि भाई आपको मैं ऑफ़र करता हूँ, इवन मेरे पास कई ऑफ़र्स आते हैं, बट आपको मैं मेरे साथ जो लड़के सीखे हुए हैं, जो मैनेजर्स हैं, सेल्स वालों के लिए एक टिप, कोई एक लाइन में अगर आप देना चाहें। टिप मेरी सेल्स के लिए सिर्फ इतनी है कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। जिस दिन आप अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देंगे, उस दिन आप सेल्स के परफेक्ट मैन हो जाएंगे, क्योंकि सेल्स में आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप 100 से ज़्यादा 99% अपनी रिपोर्टिंग गलत देते हैं। तो एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है कि आप जिस दिन अपने आप को रिपोर्टिंग देना, अच्छी रिपोर्टिंग देना, नहीं, अच्छा सेल्समैन कैसे बने? अच्छे सेल्समैन बनने के लिए कि आपको सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, और जिस कंपनी में आप गए हैं उस कंपनी के बारे में ए से लेकर जेड तक आपके उसको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटर कौन है हमारा, उस कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या मार्केट में लेकर खड़ा है और हम क्या लेके आए हुए हैं। कंपटीशन के ज़माने में आजकल ऐसी कोई कंपनी नहीं है, चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो चाहे कोई कंपनी हो, हमेशा कंपटीशन की तैयारी करके हमेशा रखती है हर चीज़ के लिए। हुंडई में कितना टाइम हो गया आपको? हुंडई में लमसम मुझे 14 साल हो चुका है। मैंने रेगुलर हुंडई में ही रहा हूँ मैं। पहले मैं शाहजहाँपुर रहा, मेरा प्रमोशन हुआ, उसके बाद मैं लखीमपुर गया, उसके बाद वहाँ भी मैं प्रमोशन पे, फिर मुझे एक अच्छा ऑफ़र आया, देन मैंने बालाजी हुंडई बहराइच ज्वाइन किया एज़ अ सेल्स जीएम। और आज मेरे पास एक शेर याद आता है, अकेला ही चला था मंज़िल जानिब, मगर लोग आते गए और कारवां बन गए। बनता गया। तो अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। आपकी वालदा सडनली जीने से गिर गई और आप उस टाइम वहां पर मौजूद थे। तो जीने से गिरना एक अमूमन बात हो जाती है, आदमी का पैर स्लिप हो जाता है। क्या आपने उस टाइम सोचा था कि ये एक छोटा सा हादसा आपको आपकी माँ से दूर कर देगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। एटलीस्ट जब मेरी मम्मी छत से क्या, जीने से एकदम ग्राउंड हुई और नीचे आके गिरी, तो एटलीस्ट मुझे लगा, मेरी अम्मी मेरे से बात भी करती रहीं, बेटा परेशान मत हो। इवन एटलीस्ट घरों में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आपस में हम लोग एक तरीके से लड़ाई भी हो रही थी कि ऐसे नहीं, इस हॉस्पिटल ले चलो, इस हॉस्पिटल। तो अम्मी हमारी कहती रहीं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एटलीस्ट फिर मैं लखनऊ के लिए उनको ले जा रहा था, तो अचानक उनको फीट अटैक पड़ा और नाक से कान से ब्लीडिंग शुरू हुई। तो हम उनको लेके तुरंत ही बरेली, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनजान शहर था, बरेली लेकर उनको आए। वो मंज़र जब मैं सुनता हूँ या याद आता है, तो कहीं न कहीं मुझे झंझोड़ देता है अंदर से, और तकलीफ़ होती है कि दोस्तों, मैं आप शाही भाई के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर माँ है तो उसकी कदर करिए, क्योंकि ना होने पर वो सारी चीज़ें, जब ईद होती है तब उनको मुझे बहुत याद आती है कि शायद वो होती तो ये होता। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, तो एटलीस्ट कहीं न कहीं वो जो माँ की कमी है, जो दादी की कमी है, जो सास की कमी है, वो चीज़ें मेरे घर में नहीं है, और मुझे बहुत अफ़सोस है। और कहीं न कहीं मैं अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि मैंने अपनी जन्नत अल्लाह पाक आपकी जन्नत में दी है, उसकी हमेशा हिफ़ाज़त। आपने जो एफर्ट्स लगाए वो कुछ और हो सकते थे, या मैंने एफ़र्ट्स के बारे में कहा जाए तो मैंने अपने आप को उनको बचाने के लिए मैंने वो एफ़र्ट्स किए हैं कि, मतलब मैं अपनी तारीफ़ करूँ तो नहीं ठीक है, लेकिन मैंने कुछ छोड़ा नहीं। एटलीस्ट ये तक हुआ कि जब अम्मी छत से गिरी तो मैं उनको बरेली एडमिट किया, उनका सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद फिर मुझे लगा कहीं न कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 1 महीने बाद फिर मैं उनको लखनऊ के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही महँगा हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाके केयरिंग के लिए उनको रखा। उसके बाद फिर अम्मी ठीक हो गईं, घर लेकर आ गए। मेमोरी लॉस हो चुकी थी। उनको ये तो पता था कि ये मेरा बेटा है, बट उनको नाम नहीं ले पाती थी। उस चीज़ को देखकर मुझे बड़ा अफ़सोस लगता था, कहीं न कहीं आँखों में आँसू आते थे। वो जानती थी ये मेरा बेटा है। जब मैं उनसे कहते थे कि आप लेट जाइए, सो जाइए, तो वो धीरे से झाँकती थी, मेरी तरफ देखती थी। वो मंज़र आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू दैट, कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक है, और मेरे साथ हमेशा लगा रहा। ये आपने देखा होगा, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। तो एटलीस्ट मेरे साथ 4 या 5 साल में मेरे साथ ये तो कहा जाए कि इम्तिहान है मेरे। तो आपने देखा होगा छोटा भाई मजला, मेरा जो भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके दिन थोड़े ही दिनों बाद हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर अभी मेरे साथ जो आपने देखा ही होगा कि लास्ट ईयर मेरे साथ जो हुआ, उसने मुझे और तोड़ दिया। कहीं न कहीं मैं एकदम उम्मीद छोड़ चुका हूँ अपने आप से। बस यही सोचता हूँ कि जब तक हूँ, जब तक लोगों के साथ अच्छे से रहूँ। बट कहीं न कहीं वही मेरी एक जो ज़बान थी, जो बहुत हँसता था, खेलता था, वो सब चीज़ें मेरी कहीं न कहीं वो अंदर से मुझे झंझोड़ गई। तारिक भाई, 22 मार्च 2025 रमजानों के दिन आप मुझे सुबह में फोन करते हैं कि आज मैंने बच्चों की इफ्तार पार्टी रखी है। लेकिन इफ्तार के बाद मेरे पास फोन आता है
आपका अचानक के शाहिक मेरी वाइफ का ख्याल रखना। एक्चुअली वो मंजर जब याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है। अचानक ना कोई बीमारी, ना कुछ ऐसे सिम्टम्स मेरे अंदर कुछ नहीं दिख रहे थे। अचानक मैंने लोगों को बुलाया था अफ्तार के लिए, अफ्तार किया। मुझे लगा कि शायद मुझे वॉमिट सी आ रही है, और अफ्तार करते ही मैं वॉश बेसिन के पास गया तो जैसे ही मुझे एकदम ब्लीडिंग शुरू हो गई। और ब्लीडिंग ऐसे हो रही थी कि आप यकीन नहीं मानिएगा कि ब्लीडिंग जैसे कि मान लीजिए कि आप गरम ब्लड बिल्कुल और बोतल की तरह निकल रहा है कि कुल्लियाँ कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी मेरी। तो मैं पहला तो ये सोचा कि शायद हो सकता है पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर के पास गए बहराइच में, डॉक्टर ने कहा कि एंडोस्कोपी अपनी कराई। एंडोस्कोपी मैंने कराई तो मुझे लगा कि शायद पेट में दिक्कत है। सारे डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपके पेट में दिक्कत है। एटलीस्ट वहाँ डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो मैं लखनऊ गया, खुद ड्राइव करके मैं लखनऊ गया, और मेरे साथ मेरे पापा भी गए। ड्राइव करके मैं मिडलैंड हॉस्पिटल तो बाद में पहुंचा, पहले मैं गया डॉक्टर चौधरी के पास। उन्होंने विंडोस्कोपी की, पेट में देखा, बोले पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेस्ट वाले को दिखाए। तो मुझे एटलीस्ट एकदम याद आया कि चेस्ट में तो बेस्ट हॉस्पिटल मिडलैंड हॉस्पिटल है, डॉक्टर बीपी सिंह। मैं उनके पास गया, उनका मुझे नंबर नहीं मिल रहा था। एक्चुअली उनकी वेटिंग है 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की वेटिंग है। तो एटलीस्ट मैंने कहा कि चलो प्राइवेट रूम ले लेते हैं और राउंड पे वो आके मुझे देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी मैंने आपको भी फ़ोन किया था उस दौरान कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे एटलीस्ट ये लग रहा था कि मैं ज़्यादा बिगड़ रही है मेरी। मैंने जैसे ही चाय पी, वही टाइम जो पिछले 1 दिन पहले हुआ था, वही टाइम मुझे दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हुई। ब्लीडिंग शुरू होने के बाद मैं घबरा सा गया, और मेरे जहन में एक चीज़ आई कि यहाँ मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी उस दौरान। तो मेरे जहन में आया कि अल्लाह पाक, क्या मैं अपने बेटे का चेहरा देख पाऊँगा या नहीं। मैं घबरा सा गया कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उस जगह कि मुझे हो क्या रहा है। एटलीस्ट ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग, खांस रहा हूँ तो नीचे ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। उसके बाद लखीमपुर से काफ़ी दोस्त वगैरह भी आ गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जब मुझे 1 वॉमिट, 2 वॉमिट, 4 वॉमिट हो गई तो मुझे खुद होश नहीं था। उसकी आगे की स्टोरी शायद आपको ही पता है, सारी स्टोरी आपको पता है कि मैं कहाँ स्टेज पे पहुँचा। मुझे इतना पता है कि जब मैं होश में आया तो 7वां दिन था और मुझे वेंटिलेटर पे कर दिया गया था। और डॉक्टर ने मुझसे पूछा, और भाई तारिक क्या हाल है? तो मैंने कहा ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे नॉर्मल ही था मैं। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कितने दिन बाद तुम्हें होश आया, तो मैंने कहा भाई कितनी बात कर, रात में मैं बेहोश हो गया था, सुबह होश आ गया होगा। बट एटलीस्ट जब उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम आज 7वें दिन तुम्हें होश आया है, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। और सबसे पहले शाइक मियाँ, मैंने आपको याद किया। मैंने कहा वो कहाँ है? तो उससे पहले की स्टोरी, इस दौरान की जो स्टोरी थी, वो शायद आप ही बेहतर बता सकते हैं क्या था और क्या नहीं था। बहुत सीरियस कंडीशन इनकी हो गई थी तारिक भाई की, इनके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत मुश्किल ऑपरेशन होते हैं ये। जी देखिए जी अंदर तो पूरा ना इसमें खा लिया है, कैविटी होती है टीवी की, जी पूरा खा लिया है ये। देखिए अंदर अरे ये तो है ना। बहुत बच्चा आपको बाहर से देखने से लग रहा था कि स्वस्थ है जी। और चलता फिरता है। जी जी, वो हिम्मत से अपने उसने भेज रहे हैं और इसको अलग दे देंगे। ये देखिए इधर से इसलिए खून आ रहा था ऐसे। अब ये सांस ले लिया है, अच्छा इधर इधर इधर। अब जब इसमें ब्लीडिंग होती है तो इसके अंदर से जाता है, इसलिए वो खून फेंकता था। वो हिस्सा ही हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा। ठीक है। और डॉक्टर ने बता दिया था कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं लाइफ को सेव करने के। पूरे रिस्क पर जो है इनका लंग्स का ऑपरेशन किया गया, और लंग्स का ऑपरेशन करने के बाद इनका जो लंग्स एक जो डैमेज हो गया था, लगभग 15% लंग्स जो थे वो डैमेज हो चुके थे, उसको कट कर कर इनकी बॉडी से अलग किया गया। मिडलैंड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। पीरियड की एक बात बताऊं कि रमजानों का महीना था और आखिरी अशरा था। आपके लिए इतनी दुआएं हुई कि मुझे लगता है कोई शख्स ऐसा हो जो आपके जानने वालों के थ्रू आपको भी अगर जानता है ना, तो उसने आपके लिए दुआएं की। एटलीस्ट मुझे बाद में जब ये पता चला तो कहीं ना कहीं एक इमोशनली आंसू निकल आते। तो मुझे पता चला कि दोस्त, तुम्हें किन किन लोगों ने ब्लड दिया है, शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि दोस्तों के दोस्त ने ब्लड दिया। पूरी पूरी रात जो है इनके लिए हम ब्लड की तलाश करते थे। लखनऊ के वो लोग, रिजवान भाई के मिलने वाले, उनके भांजे, उनके भतीजे, ना जाने उनके दोस्त कौन कौन लोग इन्हें आके प्लाज्मा दे रहे थे, इन्हें आके ब्लड दे रहे थे। और आप ये समझे कि दुआएं इनकी, चाहे वो बिजनौर हो, वो संभल हो, बदायूं हो, और मुरादाबाद हो, शाहजहांपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, लखनऊ, वो जो भी तारिक भाई को जानता था वो इनके लिए बेशुमार दुआएं कर रहा था, मिनट मिनट पर फोन कर रहा था। इसमें सबसे ज्यादा एक किरदार जो बहुत ही अच्छा निखर कर आया वो है आपके एमडी साहब। उनकी अगर तारीफ मैं करने बैठूं तो
मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने जो मेरे साथ किया है, मुझे ज़िंदगी जो दूसरी मिली वो तो परवरदिगार और आप लोगों की दुआएं थी जो मुझे मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने मेरे साथ एक बड़े भाई के नाते एक एमडी और एक मतलब जिम्मेदारी जो ली। लोगों ने मुझे बताया कि हर तरीके से तो मेरे साथ वो खड़े थे, जो कि फाइनेंशियली मैं तो मतलब एक तरीके से ऑन बेड था, ना किसी के पास पासवर्ड थे, ना अकाउंट का डिटेल था, कुछ नहीं था। कभी मेरे साथ ऐसा होना नहीं, किसी को नहीं पता। तो जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने ये लोगों से कहा कि स्पेशली लोगों की ड्यूटी लगाई गई, ये भी कहा कि इस बंदे की पैसे के लिए जान नहीं जानी चाहिए, जितना लगता है लगे। और एक इंसानियत जो मुझे दिखी, एक ऑनर के अंदर दिखी, वो कपिल सर के अंदर थी, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं भी की, मेरे लिए हर तरीके से फाइनेंशियली भी मेरे साथ खड़े रहे और आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं। कहीं भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट वो एक मेरे पास बैक सपोर्ट नहीं थी, आज मुझे लगता है कि नहीं, मैं बैक सपोर्ट है। जैसे आप मेरे साथ खड़े हो तो कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत है आप, और एक हिम्मत मेरे साथ मेरे एमडी है। तो ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा कहावत भी कही जाती है, ज़िंदगी में बहुत ही खुशनसीब वो इंसान है जिसको एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा मालिक मिल जाए, जो मेरे साथ आप हैं और कपिल सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स आपके लिए कपिल सर की उस टाइम थी, क्योंकि आप तो होश में नहीं थे, मेरी उनसे कम्युनिकेशन होता था, वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे, साकिब थे, और लोग थे, आपकी टीम के काफ़ी लोग थे, आपके लखनऊ के दोस्त थे, रिजवान भाई, सब लोग थे। लेकिन कपिल सर ने एक बात जो कही थी कि पैसे के लिए तारिक की जान नहीं जानी चाहिए, बस ये एक लाइन बहुत बढ़िया लाइन थी। और बड़े भाई से भी बड़ा रिश्ता में ऐसा लगा जैसे एक वालिद की जगह, एक बाप की जगह उन्होंने आपको ट्रीट किया। और यहाँ पर एक सुहेल सर जो बैक सपोर्ट थे, जैसे आपने कहा कि आपकी हिम्मत मैं हूं, तो मेरी हिम्मत उस टाइम सुहेल सर बने हुए थे। सुहेल सर ने भी कंटिन्यू हमें फोन पे रहे, टच में रहे, सारी चीजें करना। और एटलीस्ट मतलब सोहेल सर की बात बताऊं, सोहेल सर भी हैं, अनस भाई भी हैं, मतलब एटलीस्ट मेरे तस्दीक भाई हैं। मतलब ये आप समझे कि एक जो मैंने कहा जाए कि मैंने जो बोया था वो मैंने काटा है, जो मेरा व्यवहार था वो मेरे साथ काम आया। मेरे रिश्तेदार दूर दूर तक नहीं थे, और जो कुछ थे वो सब आप लोग थे मेरे साथ जो खड़े थे। और एटलीस्ट मैं एक बहुत ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही मैं होश में आया उसके बाद मैं ठीक हुआ, एटलीस्ट एमडी सर ने मुझे एक फॉरेन ट्रिप भी भेज दिया। वो खुश हो गए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं खुश हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि सर खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया। तो एटलीस्ट उन्होंने एक बात कहा कि यार तुम आ गए, मेरा पैसा वसूल हो गया। बस मतलब ये एक इमोशनली टच है। और मैं ज़िंदगी में अब ये मैं ऑन कमिटमेंट है मेरा, ऑन वर्ड्स है कि ये मेरी जॉब जो है वो लास्ट है, क्योंकि सर ने मुझे एक तरीके से एडॉप्ट कर लिया एक तरीके से कहा जाए कि मुझे खरीद लिया है एक तरीके से। हाँ, खरीदने का मतलब ये नहीं कि पैसों से खरीद लिया, उन्होंने कभी कभी किसी इंसान की कुछ चीज़ें ऐसी लग जाती हैं जो इंसान अनमोल हो जाता है, वो उन्होंने मुझे झलकाया है कि आज मैं उनका कभी अपनी ज़िंदगी में, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक सांस में सांस है, मैं उनके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकता और उनके हमेशा फेवर में। 35 साल की जिंदगी में दोस्ती का मतलब क्या निकाला आपने? शाइक भाई, अगर मैं, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं, तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि एक शब्दों में कहा जाए कि जिस्म और एक रूह का जो मेल होता है ना, उस तरीके से एक दोस्ती का होता है, अहम दोस्ती का। अगर आप दोस्ती करते हैं, दोस्ती वही दोस्त है जो आपके दुख में खड़ा है, जो आपके सुख में खड़े तो सब होते हैं, लेकिन जो दुख में खड़ा है आपके साथ, हर गम में शरीक है आपके साथ, हर चीज़ उससे शेयर है, कि उसके बिना जीना नहीं अच्छा लगता, उससे बिना बात नहीं होती अच्छा नहीं लगता, तो वो दोस्ती है कहीं ना कहीं। दोस्ती की शुरुआत होती है, कम उम्र होते हैं, जैसे हमारी 2009 2008 में दोस्ती की शुरुआत हुई। तो उस वक्त फैमिली वाले एतराज करते हैं, क्या यार दोस्तों के साथ घूमता रहता है। क्या उस टाइम कभी कोई इंसान सोचता है कि ये दोस्ती आगे चलकर इस मकाम पर पहुंच जाएगी कि एक दूसरे की जान के लिए रोएंगे? बिल्कुल सही कहा, लेकिन दोस्ती जैसे बचपन में जो दोस्ती होती है ना, वो अनमेच्योर होती है, वो उसको अनमेच्योर कहते हैं कि मिले, अट्रैक्शन हुआ, बातचीत करे, एक साथ रहे, वो अट्रैक्शन हो गया। बट दोस्ती को निभाना लॉन्ग टाइम तक, ये भी एक बहुत बड़ा अहम है, उसी को दोस्ती कहते हैं। कि आप दोस्त के साथ रहे, आपने एक नाम रख दिया कि नहीं भाई ये शाइक हमारे दोस्त हैं, बट उसको निभाया कितना, आप उसके साथ टच में कितना हो, दूरियां कितनी भी रही हो, लेकिन हम एक साथ में, अगर सुबह और शाम अगर बात ना हो तो जी एकदम मचलने से लगे, एकदम उलझन सी हो कि यार बात नहीं हुई, जिससे मन करता हो कि अपनी दिल की बात जिससे हम कह लें, जिससे हम सारी दिल की बात कह लें, जिससे सुन लें, हर तरीके से हमारी बात हो जाए, वो एक दोस्ती का रूप होता है। और दोस्ती से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। फैमिली का क्या रोल है जिंदगी में?
फैमिली हो या दोस्ती हो या भाई हो, उन सबका एक अहम रोल हर जगह, उनकी प्लेटफॉर्म अलग होता है ज़िंदगी में। तो एक तरीके से फैमिली का रोल बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं अगर फैमिली नहीं है तो हमारा तो नाम ही नहीं है। आपको लगता है कि आपकी इस कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा दुआएं आपकी वालदा की रही? बिल्कुल, ये तो आपने भी देखा है कि मुसल्ले पर बैठकर उन्होंने सिर्फ एक दुआ की है कि मेरा तारिक अच्छा रहे, मेरा तारिक आगे बढ़े, और यही दुआएं रहीं कि जिस कंपनी में मैं रहा वो मेरे साथ साथ वो दुआएं लगती चली गई। आपको ऐसा लगता है तारिक भाई कि वो सबको हंसाने वाला, चेहरे पे हंसी बिखेरने वाला, आज खुद कुछ चुप चुप रहने लगा है? अब क्या बताऊं कि अंदर से जब कहते हैं ना कि क्या हूं मैं और क्या समझते हैं दुनिया वाले, और सब राज नहीं होते हैं बताने वाले। क्या कभी बात है इरशाद, एक बार मुकर्रर। हाँ, कि क्या हूं मैं और क्या समझते हैं दुनिया वाले, और सब राज नहीं होते हैं बताने वाले, कभी तन्हाई में आके पूछ लेना कि कैसे रोते हैं सबको हंसाने वाले। क्या बात है, बहुत खूब। तो यही तारिक भाई, हमारे पॉडकास्ट के जरिए आपके साथ हम सभी की दुआएं हैं। अल्लाह आपको इसी तरह से सेहतमंद रखे, अच्छी सेहत दे, कामयाबी दे, और आप सभी का जिस तरह से प्यार आपका जो बरकरार है लोगों के साथ, जितने भी लोग अस्पताल में खड़े थे वो सब आपकी मोहब्बत, आपके अखलाक की वजह से खड़े हुए थे, और आज भी वो लोग आपके साथ इसी तरह से खड़े हुए हैं। और एक चीज़ और, मैं क्योंकि आज इतनी दूर आया हूँ, और संभल एक इतनी खूबसूरत जगह है। खूबसूरत इसलिए कि यहाँ यार बसते हैं। क्या बात है। यहाँ यार बसते हैं, यहाँ दोस्त बसते हैं। जब मैं यहाँ लोगों से मिलता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं कई सालों बाद आया हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं रोज मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ। कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं, दोस्ती, मतलब एक यार है यहाँ जो होने चाहिए कि एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, मोहब्बत है यहाँ पर। करके अपना जो ग्रुप है, सोहेल भाई हैं, कल शादी में जिनसे मिले, मतलब उन इम्पोर्टेंस एक दोस्ती की जो देखी जाए ना, वो यहाँ झलकती है। वो कहा ना कि संभल मैं यहाँ क्या लेने आया, आपको पता है, मैं कहा जाए कि मैं दिल का सुकून जो मुझे मिलता है वो मुझे यहाँ मिलता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं संभल के आप कबाब खाने आए थे। नहीं, सब कबाब खाने में नहीं आया था, एक बहाना है, लेकिन कबाब का कोई वो नहीं है। लेकिन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी कुछ पल जिंदगी। आपने ये कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर कबाब पे पड़ा है। हाँ। पिछली बार मैंने 7 रुपए का कबाब खाया था और आज मैं 15 रुपए का कबाब खा रहा हूँ। नहीं, ये तो एक मतलब एक तरीके का लतीफा था वहाँ पर। अच्छा। लेकिन जो मेन चीज थी ना, संभल में बसते हैं यार, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। बिल्कुल, तो संभल में बसते हैं यार, इसलिए मैं आता हूँ हर बार। हाँ। 2009 में सबसे पहली मुलाकात शारिक भाई के घर पर हमारी हुई थी। उस टाइम वो ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री के जो है क्वार्टर्स में रहते थे। तो आपको उन्होंने मुझसे मिलवाया था कि ये तारिक हैं, कॉमेडी करते हैं, और मेरे बारे में बताया था कि शाहिक हैं, हमारे भाई हैं छोटे, ये भी जो है कॉमेडी करते हैं, लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन वगैरह देकर आए। तो आपने मुझे एक एक्ट करके दिखाया था। तो मुझे याद है वो एक्ट क्या था, वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरे और आपके बीच में, जो भैया ने हम लोगों को मिलवाया था। और तो क्योंकि जब कोई मिलता है ना तो वो अंदर मेरे अंदर था कि नहीं मिलवाया, तो जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत अच्छे एक्टर हैं ये, तो मैं ऐसे देख रहा था। हाँ, तो उस समय थोड़ा सा आप यही सोच रहे थे क्या चीज आ गई है, अजीब सी चीज आ गई है। बिल्कुल, आपका वजन जो है माइनस में था। तो लोग मतलब इंडोस्कोपी से देखते थे मुझे, एक तरीके से कह लीजिए आप। तो फर्स्ट मेरा जो इंट्रोडक्शन आपसे हुआ तो मैंने कहा लो भाई कुछ करके दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं ताकि ये थोड़ा सा दब जाए। लेकिन मुझे क्या पता था आप हमसे भी दबे हुए हैं। अरे नहीं। तो वो एक्ट मुझे याद आता कि फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था वो तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, मैंने तकिया लिया और मैं भैया से तकिया छीना। तो उन्होंने भी सोचा ये करना क्या चाह रहा है, तो मैंने एक अजीब सा एक एक्ट किया, तो जिसमें सोचता हूँ आज मैंने करा क्या। तो मैंने ऐसे लिया और बच्चे की आवाज निकाली और ऐसे लेकर यूं फेंक दिया। तो बड़ा भैया के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी। बट मैं वो सफर जो हमारा आज शुरू हुआ, नहीं, मेरे मुस्कुराहट के पीछे एक वजह थी, मैं सोचा था भैया ने इसकी इतनी तारीफें क्यों करी। और एटलीस्ट जैसे आप कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, इसका मसला ये है कि मुझे तुम पर बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे पता है कि स्टेज पर अगर जो आप होते हैं मेरे साथ तो इम्प्रोवाइजेशन कैसा भी हो, और कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी भी आई है कि जो तुम्हें आपको भी नहीं पता और मेरे पास से निकल गई। कई चीजें हम लोगों ने शाहजहांपुर में की हैं इम्प्रोवाइजेशन में, हम लोगों को पता नहीं रहता था कि हमारे एक्ट कितने होने हैं, कितने पता चला कि 2 एक्ट होने हैं तो पता चला 4 एक्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने कहीं स्टेज पर जाकर काम किया है,
और एटलीस्ट हमारी जो जर्नी शुरू हुई, जो पहला मैंने आपको दिखाया उससे लेकर और आज तक हमारी दुआएं हैं और आपको एक एडवाइस है कि आप भी जिंदा रहें। सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ नहीं कर सकते तो घर पे एक कैमरा खोल के अपनी एक वीडियो डाल दें। आप रोज एक वीडियो डालें। अल्लाह ने चाहा जैसे लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसे आपको भी बर्दाश्त नहीं। आपको बर्दाश्त नहीं, मैं तो देख रहा हूँ दिन पर दिन आप तरक्की करते जा रहे हैं। राजपाल दादा जो हैं, तो मैंने आपके वीडियोस वहाँ भी शेयर किए, कंपनी को भी शेयर किए हुए हैं आप। कंपनी इवन यहाँ लोग नहीं देख रहे हैं, बहराइच में देख रहे हैं, लखीमपुर में देख रहे हैं। इवन आपका जो माशाल्लाह ग्रुप जो बना हुआ है, आपने जो ग्रुप बनाया है, जैसे आपने संभल में आपका एक यारों का ग्रुप है, ऐसे बिजनौर में है, शाहजहांपुर में है, ऐसे ही मेरा लखीमपुर में है, बहराइच में है, लखनऊ में है। तो एटलीस्ट इन सब में आपके वीडियोस प्रमोट हो रहे हैं। शुक्रिया साहब। बातचीत के साथ आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर विराम देते हैं और हमारी दुआएं तारिक भाई के साथ हैं कि वो इसी तरह से रात दिन तरक्की करें और अल्लाह पाक इनकी सेहत को भी इसी तरह से अच्छा रखे और आप हमेशा हम लोगों के चेहरे पर हंसी बिखेरते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और कुछ ना कुछ एक रील, मीम या कुछ भी बनाते रहें। मैं आपकी बात को ख़त्म करने से पहले बस एक शॉर्ट जरूर करना चाहता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का बात है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक जैसे वाक़या। बिल्कुल। हमारी अम्मी भी उस कंडीशन में जाकर, जिस कंडीशन में आपकी अम्मी का इंतकाल हुआ, उसी कंडीशन में हमारी अम्मी का हुआ। एटलीस्ट वो एक्सीडेंटल था और ये एक बीमारी थी, टाइम नहीं मिला। तो हम बीमार हुए, जैसे हम बीमार हुए फिर आप बीमार हुए। बस एक मैसेज यही है कि दोस्ती को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए और इसी तरीके से सब लोग शाइक भाई को सपोर्ट करिए, क्योंकि जो इनका चैनल है वो इतनी तेज़ी से लोगों के पास पहुंच रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो इन्होंने बनाया है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इनके सब वीडियोस, इनकी जो व्यूज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इनके साथ जुड़ें और जितने भी लोग हैं इनके जो वीडियोस बनाते हैं इनके सपोर्ट करें, इनको लाइक करें, इनको शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो आज इस लेवल पर ये बैठे हैं और इवन जो बैठना चाहते हैं हम लोग, वो बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता।